हेलो एवरीवन, स्वागत आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज हमारा डे 5 ऑफ बिजनेस एथिक्स 15 डे सीरीज के अंदर आज के वीडियो के अंदर हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। इमर्जिंग बिजनेस एथिक्स इश्यूज एंड इंस्टीट्यूलाइजेशंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, इंडिविजुअल वैल्यूज एंड फिलोसफीज, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, कॉर्पोरेट वैल्यू एंड कल्चर्स, एथिकल कल्चर्स एंड रिलेशनशिप्स, एथिकल डिसीजंस मेकिंग एंड एथिकल लीडरशिप्स। ये हमारे टॉपिक्स हैं। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारा लास्ट टॉपिक था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है और एक बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपने कर रखा है सब्सक्राइब तो आपका दिल से धन्यवाद। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इश्यूज क्या क्या आए हैं इमर्जिंग बिजनेस एथिक्स के अंदर। फर्स्ट हमारा फंडामेंटल एथिकल इश्यूज। फर्स्ट हमारा पॉइंट है फंडामेंटल एथिकल इश्यूज के अंदर इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के अंदर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एथिकल इश्यूज दैट मैनेजमेंट फैक्ट जो मैनेजमेंट फेस करती है टुडे की जो इंटीग्रिटी है उसके अंदर क्या है कि हम जो भी आइडियाज़ है कंडक्ट करते हैं बिजनेस अफेयर्स के लिए वो होनेस्टी से काम नहीं करते हैं। जो भी उनकी कमिटमेंट होती है, ट्रेनिंग्स होते हैं वेरी इंडिविजुअल फेयरली, वो फेयरली काम नहीं करते हैं। एम्प्लॉयज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयज़ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, a conflict of interest arise in the workplace when an employee has competing interest or loyalty that either are or potentials can be at odds with each other। इसके अंदर क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। इंटरेस्ट उनका ये होता है कि मतलब एक दूसरे से हम कंपटीशन करने लग जाते हैं कई बार, और कंपटीशन के अंदर हमारा कई बार बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है बिजनेस के अंदर। इसके बाद है पॉइंट हमारा इनअप्रोप्रिएट गिफ्ट्स। बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट गिफ्ट्स जब मिलते हैं हमें, बोथ द गिविंग एंड रिसीविंग्स ऑफ गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटलिटी हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फैसिलिटेटिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस। अनअप्रोप्रिएट गिफ्ट्स मतलब कि कोई गिफ्ट्स की नीड नहीं है तो भी आप गिफ्ट्स दे रहे हैं, इनअप्रोप्रिएट वे में आप जो गिफ्ट्स देते हैं। हेल्दी एंड सेफ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हेल्दी होती हैं एंड जो हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर क्या है, हेल्दी एंड सेफ्टी इश्यूज रिलेटेड to working conditions that are aimed creating a healthy and safe environments for employment। मतलब फंडामेंटल एथिक इशू के अंदर क्या था कि भाई हमें जो भी काम हम कर रहे हैं उसके अंदर हेल्दी एंड सेफ इन्वायरमेंट चाहिए। बहुत सी जैसे कि आज भी ऐसा है कि लड़कियां आज भी सेफ नहीं हैं, बोल देते हैं, बट आज भी हम कहीं भी जाती हैं, मैं खुद एक लड़की हूँ तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। के बाद है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, इन्वेस्टमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एंड द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट इन द अर्लियर 21st centuries have produced a slew of ethical dilemmas of companies। मतलब अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अब टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली लोगों को भी उस चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो ये इशू आता है कि टेक्नोलॉजी के साथ आप किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करते हैं। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके बिजनेस के अंदर। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर आप अपने बिजनेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी रखोगे तो आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। एथिकल इशू क्या आता है कि आपके बिजनेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। ट्रांसपेरेंसी improves honesty and open communication। because of the transparency someone must be willing to share information even it is a uncomfortability to do so। कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स होते हैं, आप अपने पेरेंट्स को इतना ओपनली कोई भी बात नहीं बता पाते हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है आप दोनों के बीच में। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, कई बार क्या होता है आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हो कि आप अपने कोई भी चीज़ आप अपने खुद से रिलेट करके देखो कि आप कोई भी चीज़ आप किसी को बता रहे हो तो कई बार आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। तो उस चीज़ को बताने के लिए आपको आपकी जो रिलेशनशिप है, चाहे आपके बॉस बॉस है आपका, कोई भी एम्प्लॉय है, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, उसके अंदर आपके जो रिलेशनशिप है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनके साथ कंफर्टेबल हो, आप सारी चीज़ें उनके साथ शेयर कर पाओ, जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर पाओ। फेयर वर्किंग कंडीशन, जो भी आप काम कर रहे हो उस काम के अंदर आपकी जो कंडीशन है जहां आप काम कर रहे हो वहां पे वो कंडीशन बिल्कुल फेयरली होनी चाहिए। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड्स फेयर वर्किंग कंडीशन फॉर द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज डिजर्व्स टू गेट फेयर पे एंड बेनिफिट्स फॉर देयर वर्क। जो भी फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉय हैं आपके वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ओवर टाइम काम कर रहे हैं आपके लिए, मतलब आपको दिन रात आप कभी भी कॉल करते हो तो आपके लिए काम पे आ जाते हैं। तो उस टाइम पे आप उनको जो भी उनके बेनिफिट्स हैं, जो भी फेयरली आप उनको पे करें उनके वर्क के लिए। इसके बाद डिसीजन मेकिंग इशू। डिसीजन मेकिंग इशू के अंदर क्या है, एवरीडे डिसीजंस इन्वॉल्व्स एथिकल इश्यूज। एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी
center of protecting employees and customers' rights, making sure all the business operations are fair and just, protecting the common goods and making sure individual values and beliefs of work are protected। मतलब आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, मतलब डिसीजन मेकिंग इशू हमारे पास आता है एवरीडे, जो हम जो भी डिसीजन लेते हैं एथिकल इश्यूज के अंदर, तो वो जो डिसीजन है हमारा वो प्रोटेक्ट करे हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे कस्टमर्स को, ताकि वो उनको कोई भी हार्म ना हो। उसके बाद है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू के अंदर क्या है, बिजनेस आर एक्सपेक्टेड टू फुल्ली comply with environmental laws, centers and state safety regulations, fiscal and monetary reporting status and all the applicable civil rights laws। मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज आते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या आता है कि भाई हमें फेयरली हर एक चीज़ शो करनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमारे जो अकाउंट्स है वो ऑडिटिंग होनी चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा इशू आती है बिजनेस के अंदर। इसके बाद है लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, डाइवर्सिटी इशू एंड एथिकल रिस्पॉन्स टू डाइवर्स बीइंग विद द रिक्रूटिंग अ डाइवर्स वर्कप्लेस इन फोर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑल द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन fulfilled, even every employee is able to enjoy respectful workplace environmental that the value there be contributors contributions। इसके अंदर क्या है, जो भी एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे काम कर रहा है, चाहे वो आपके यहाँ कोई भी मतलब आपको चाय दे रहा है, कोई भी आप सर्वेंट का काम कर रहा है, कोई भी है, चाहे वो एचआर है, एम्प्लॉयज़ हैं और नीचे कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आप इक्वली रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट से तो आप बोल ही सकते हो, रिस्पेक्ट से बोलने से आपका कुछ भी नहीं जाता है, तो उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वो इशू आता है हमारे फंडामेंटल इश्यूज़ के अंदर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर इशू एट वर्क प्लेस। जेंडर इशू जो काम करने की जगह पे आते हैं। Difference between the genders have long been the topic of debates and the subject of many books। जेंडर इशू बहुत सी बुक्स, बहुत सी डिबेट्स का टॉपिक रहा है, लेकिन आज तक कभी सॉल्व नहीं हुआ है। जेंडर इशू अब भी है, पहले भी था और अकॉर्डिंग टू मी आगे भी रहेगा। सेम चीज है, अब भी वही चल रहा है जो पहले चलता आ रहा था। थोड़ी सी चीजें चेंज हुई, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो गई, वही चीजें होने लग गई हैं, ऐसा नहीं है। Two most important gender issues are discriminations and harassment। Gender discriminations at the workplace। Gender discriminations क्या होती हैं, एक वर्क प्लेस के अंदर जब आप कहीं भी काम करने जाते हैं तो occupational sex segregation। Men and women tend to be concerned in the different type of job in the labor market, with men in occupations concerned as a miscellaneous and women is concerned as a feminine, that this leads a limited employment opportunity for both sex, but women usually carry less prestige and rewards and women are kept locked into these jobs। आज भी ऐसा है कि वुमेन्स के लिए पता है क्या सेफ चीज़ें बताई जाती हैं कि आप या तो टीचिंग लाइन में जाइए या बैंकिंग लाइन में जाइए, इसके अलावा आपके लिए कोई चीज़ सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नहीं है सेफ, वो जगह तो सेफ ही है, जगह का क्या है, वही दीवारें वहाँ हैं जहाँ जैसी दीवारें स्कूल के अंदर होती हैं, जैसी दीवारें हमारे जो बैंक होता है उसके अंदर होती है, वैसी ही दीवारें कहाँ हैं, कोई भी कंपनी है वहाँ है, कोई भी पुलिस स्टेशन है वहाँ है, हर जगह वही है। बट वो जगह सेफ नहीं है उस चीज़ के लिए। मैन एक मतलब बोल देते हैं कि लड़के ऐसा नहीं करते, बट बहुत सी जगह ऐसी हैं। मैं आज भी मतलब ने अभी एक केस सुना होगा, रिसेंटली एक केस हुआ है, एक लड़की 12th क्लास के अंदर थी, मुझे गांव का या शहर का पता नहीं, नाम मुझे याद नहीं है। उस लड़के ने उस लड़की को जिंदा जला दिया। क्यों जला दिया? क्योंकि उसने क्या किया, उसने उसको मना कर दिया कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, बट उसने क्या किया, जिंदा जला दिया। उस लड़के का किसने क्या बिगाड़ लिया? उसका कुछ भी नहीं हुआ। वो तो कोई वर्क प्लेस पे जाती भी नहीं है, वो तो कोई वर्क प्लेस पे जाती भी नहीं है, वो स्कूल में जाती है, तो भी वो चीज़ स्कूल भी सेफ नहीं है भाई। तो लड़कियों को फिर निकालो ही मत, वो सेफ नहीं है। लड़कियां सेफ हैं, लड़कियां, कोई ये नहीं है कि ऐसे कोई कुछ भी नहीं कर सकता, बट लड़कियां सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा दरिंदे घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हर लड़का ऐसा होता है, हर इंसान ऐसा होता है, बट बहुत ज़्यादा इंसान ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। आज भी नहीं, ये थिंकिंग नहीं है, मैं ये नहीं कहती थिंकिंग है, नहीं। हम सोचते हैं, लड़कियाँ खुद ये सोचती हैं कि ये लोगों की मेंटलिटी है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। बट आप जाके देखिए, ऐसा होता है, लड़कियाँ सेफ नहीं हैं।
आज भी नहीं है और अकॉर्डिंग टू मी ऐसा ही चलता रहा तो आगे भी नहीं होंगी। तो इस टॉपिक पे कितना ही डिबेट कर लो, कितनी ही बुक्स के अंदर छाप लो, कुछ नहीं होना है। अभी रिसेंटली, मैं ये नहीं कहती लड़कियां ही सही होती हैं, लड़कियां भी सही नहीं होती। रिसेंटली जो केस मैंने सुना था, चंडीगढ़ की कोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या पता नहीं जो पीयू यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, उसमें लड़कियों की वीडियोस बना के जो वायरल की थी, एक लड़की ने ही की थी। मतलब लड़के को भेज के लड़की ने ही की थी, वो लड़की ने ही वीडियो बनाई थी। तो लड़कियां भी अच्छी नहीं हैं, बट वो सेफ भी नहीं है। जो लड़की अच्छी है उनका क्या? अब जो वो लड़की रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी, पेरेंट्स की बात उसने मानी, तो उसको क्या रिजल्ट मिला? उस पेरेंट्स की बात को मानने का उस लड़की को क्या रिजल्ट मिला? वो तो जान से गई। अब उस लड़के को चाहे कुछ कर लो चाहे ना कर लो, उससे तो कोई मैटर रहेगा ही नहीं जब उसका कुछ हो ही नहीं सकता। ग्लास सीलिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। भाई मैं इसके टॉपिक के बारे में कितना ही डिटेल में चले जाओ, ये टॉपिक खत्म होने वाला नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग रेफर्स टू द इनविजिबल barriers that keeps minority the women from rising to upper range for the corporate ladder gra- graders of their qualifications or achievements. Glass ceilings are the completely strongly with the gender. इसके अंदर क्या है, जो बैरियर्स बहुत ज़्यादा अड़ाए गए हैं लड़कियों के लिए। और पता है क्या है, जैसे लड़कियां चली भी जाती हैं, मैं नहीं कहती लड़कियां कर नहीं सकती, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, बट बहुत ज़्यादा जगह ऐसी हैं जहाँ वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता है उनको करने के लिए। बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट ऐसा ख़राब है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं। मैं खुद का ही आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, 2 मिनट सुनना। कि मैं एक कॉलेज के अंदर गई, तो मतलब जब मैं कॉलेज में जाती थी, तो मैं जब एंड में मेरी फ्रेंड्स मेरी रोल नंबर लेने गए, तो उनको जो वहाँ रोल नंबर देता है जो टीचर, उसने उनको बोला कि वो लड़की ऐसी है, उससे मुझे मिलवाना। तो उन्होंने मुझे ये बात आके बताई कि सर तेरी तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा चलो ठीक है, मजाक में कर रहे होंगे। देन मुझे काम था कि अपना जो रिजल्ट था वो निकलवा के लेके आना था, तो मैं वहाँ रिजल्ट निकलवाने लेके गई मतलब। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बोला कि मतलब तू क्यों किसी ऐसे एम्प्लॉय को भाव देगी जो मतलब एक कलरक है, कलरक को तो क्यों भाव देगी? और हिज एज वाज माय फादर एज कंपैरिजन टू, जो मेरे फादर की एज है वो एज में वो बंदा था। उसने मुझे ऐसा कुछ बोला, और मतलब सच बताऊं तो मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मैं मतलब क्या करूं अभी उस चीज़ पे। और मुझे रिजल्ट ज़रूरी निकलवाना था, मुझे किसी काम था। और बट उस इंसान ने मतलब इतना दिमाग ख़राब किया मेरा। बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, रिस्पेक्ट देते हैं, जाते हैं, अभी अपना काम है तो निकलवाते हैं, बात ख़त्म। फिर भी मुझे बोल रहा है कि तू क्यों किसी कलरक को भाव देगी? क्यों भई? तेरी मैं फिर लास्ट में उन्हें एक ही चीज़ बोल के आई, अगर आपकी टाइम से शादी होती तो मेरे जितनी आपकी बेटी होती। तो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तो मतलब पता है क्या है, ये सच्चाई है। अब वो इतनी एज का बंदा, वो कलरक वहाँ लगा हुआ है, मैं वहाँ पढ़ने जाती थी, और वो मुझे ये चीज़ें बोल रहा है, तो मतलब क्या तुक बनता है उस चीज़ का? तो वो चीज़ भी वहाँ सेफ नहीं है। आप कहीं भी जाते हो, मैं मतलब मेरे खुद के ही ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हैं। आप कहीं भी जाते हो, एक हम रिसेंटली मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर गई, वहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ थी। एंट्री में ही एक लड़का बाइक पे आता है और बोलता है कि वेलकम टू दिस यूनिवर्सिटी। वो वेलकम करके गया हमारा। भाई तुझे मतलब अभी बहुत सी चीज़ें मतलब ऐसी हैं, डिस्गस्टिंग चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे मतलब लड़कियाँ फिर ये सोचती हैं कि हम क्यों जाएँ वहाँ पे। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, कहीं जाते हैं बसेस के अंदर, जब हम ट्रैवल करते हैं कहीं भी, एज्ड पर्सन, मतलब एज्ड पर्सन, आप सोच सकते हो एज्ड पर्सन ड्रिंक करके वहाँ बैठते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा माहौल क्रिएट करते हैं। वो बोल देते हैं कि मतलब लड़कियां गलत नहीं होती हैं, कई बार उनकी सिचुएशन गलत होती है, उनको उस चीज़ के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि वो ऐसा एक्शन ले। एक लड़की के साथ नहीं, मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ मेरे साथ होता है, नहीं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, मैंने देखा है, बहुत से ऐसे केसेस आते हैं। बट उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। उन लोगों को क्या बोले, उनको बोल के भी अपना ही दिमाग खराब करना है, उसके अलावा उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है कि क्या है क्या नहीं है। बस भैया अब अपने टॉपिक पे आते हैं, हम ज़्यादा लंबी बातें हम नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा डिस्क्रिप्शंस इन पे। अकॉर्डिंग टू हैजार्ड इंडिपेंडेंट, वुमेन स्टिल डू नॉट लर्न द सेम
salary as men for the same job status as a position, even though there has been an increase in wages of women, there is still a gap between the earnings of men and women. आज भी आदमियों की और जो लेडीज़ हैं, जो मैन हैं, जो वुमेन हैं, उनकी अर्निंग के अंदर आज भी डिफरेंस है। उनकी सेम जॉब के अंदर अभी कोई लड़की, कोई लेडीज़ जो हैं वो कहीं भी जॉब करने लग जाती हैं फॉर एग्जांपल, तो उनको गलत नज़र से ही देखा जाता है कि ये जो लेडीज़ है ये यहाँ जॉब करी तो गलत है। ये गलत। हर लड़की, हर इंसान, हर लेडीज़ गलत नहीं होती। लड़कों का क्या है, लड़के नहीं बोल रही मैं, लड़के फिर भी ठीक होते हैं। मैंने देखा है जो उनसे ऊपर की जो एज के बंदे होते हैं, जेंट्स हो गए, मतलब और ऊपर की एज के, जो ओल्ड मैन से थोड़े से जो कम एज के होते हैं, 40, 35, 30 की एज के जो बंदे होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि मतलब सब एक जैसे होते हैं, सब पे ट्राई, सब पे कुछ, मतलब भाई ऐसा नहीं होता है। मतलब सच बताऊं ना, उन चीज़ों से हर्ट होता है। लड़की पे क्या बीतती है वो चीज़ वो कभी नहीं सोच समझ सकते। उस टाइम पे हमारी क्या फीलिंग होती है, हम क्या सोचते हैं, वो कभी वो समझ नहीं पाएंगे। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेक्सुअल हरेसमेंट। सेक्सुअल हरेसमेंट के अंदर क्या है, सेक्सुअल हरेसमेंट रेफर्स टू अनवांटेड सेक्सुअल एडवांटेजेस where touch looks press to have sex or even joke. Sexual harassment consequenting a gross violations of human rights to equality and dignity. सेक्सुअल हरेसमेंट हर जगह होती है। कहीं भी जॉब पे आप चले जाओ, मतलब कहीं, जैसे मैंने स्कूल कॉलेज का ही एग्जांपल दिया आपको, मैं कॉलेज में वहाँ गई, मुझे काम था, तो वहाँ अभी मतलब कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ वो टच करने की कोशिश करते हैं, मतलब उनके एडवांटेजेस लेने की कोशिश करते हैं। बाकी वहाँ ऐसा नहीं हुआ, बट कई जगह होता है ऐसा। इसके अंदर देर आर टू फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। दो टाइप हमारी सेक्सुअल हरेसमेंट के। सबसे पहला क्विड प्रो क्यू हरेसमेंट। क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ के रिटर्न में कुछ चीज़ देते हो। इसके अंदर हरेसमेंट के अंदर क्या है, आप जैसे कोई भी आपके जो आप काम करते हो, जो सुपरवाइजर है वो क्या करे, वो आपको उस चीज़ के लिए एडवांटेजेस दे, वो आपको प्रमोशन करने का, मतलब ये नहीं था प्रमोशन करने की, वो बोले कि मैं आपका प्रमोशन कर दूंगा, आप मेरे साथ सेक्स कर लीजिए। तो वो मतलब हर लड़की को ऐसा ही सोचते हैं कि हर लड़की ऐसी होगी प्रमोशन के लिए और कुछ करने के लिए। द फर्स्ट वन इज द नो एज अ क्विक प्रो क्यू हरेसमेंट। इट अकर्स व्हेन द हरेसमेंट इज लाइंग विद द ग्रांटिंग ऑफ बेनिफिट्स, मतलब कुछ बेनिफिट्स के लिए वो हरेसमेंट करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट सम टाइप्स ऑफ वर्क बेनिफिट्स सेक्सुअल favors, or it is implied that the employees will be negatively affected he or she does not comply। मतलब नेगेटिवली भी अफेक्ट पड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई इंसान अच्छा है, वो नहीं करना चाहता है ऐसा कुछ भी, और अपनी जॉब के लिए उसको मजबूरी है, वहाँ जा रहा है, और वहाँ उसको ये चीज़ बोले जाए कि आपको प्रमोशन देंगे हम, ऐसा करिए, तो बहुत ज़्यादा मतलब उस इंसान का मतलब एक तरह से वो ख़त्म हो जाता है उस टाइम पे। और उसको या तो उसको वो जॉब छोड़नी पड़ेगी, या फिर उस चीज़ को वो उसको अपनाना पड़ेगा। इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसने दिया है, woman is pressured to have sex with her employer in order to get a promotion। एक वुमेन को, ये सच्चाई है, प्रेशर किया जाता है। एक ये नहीं बोलती, एक वर्क प्लेस के अंदर हर जगह ऐसा होता है। शादी होते ही, फॉर एग्जांपल आपकी शादी हो, शादी होते ही बोलते हैं इंस्टेंटली, उसी दिन आशीर्वाद देने शुरू हो जाते हैं कि 9वें महीने आपको पुत्र हो, आपको ये हो। भाई नहीं करना हो तो किसी को नहीं हो तो। और एक जो जेंट्स होते हैं, जो मैन होते हैं, लिटरली उनकी भी मेंटलिटी होती है कि आते ही हमें सेक्स करनी है, हमें सेक्स करनी है। भाई उस वो इंसान उस कंडीशन में नहीं है, वो नहीं करना चाहता है, तो उसको प्रेशर किया जाता है कि तू तो ऐसी है, या तेरा किसी के साथ अफेयर होगा, तेरा किसी का साथ कुछ होगा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ती हैं एक लड़की को। मैं तो सैल्यूट करती हूँ वुमेन्स को, लेडीज़ को, जो मतलब यहाँ मतलब सच में बहुत सी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। हर चीज़ मतलब देखो, ये बोलते हैं कि लड़के, मैं नहीं बोलती, लड़के भी बहुत सी चीज़ें फेस करते हैं, बट एक चीज़ होती है कि लड़की होती है, पहले उसको क्या होते हैं, अपना बाप के जो भी आपके उसका पिता होता है, उसकी सारी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर होती है। उनको मतलब कुछ भी वो ऐसा कुछ नहीं करती। उसके बाद उसके भाई होते हैं, उसके बाद उसके लिए उसकी लाइफ़ में उसका पिता, जो उसका पति होता है वो होता है, उसके बाद उसके बच्चे होते हैं, वो अपने लिए कभी भी नहीं जीती। और फिर एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पीरियड्स। मतलब कि वो इंसान को थका देता है। वो पीरियड्स में भी काम करेगी, किस चीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए।
फिर भी वो करेगी। पता नहीं लड़कियों को ही हर चीज़ क्यों फेस करनी पड़ती है। और ये सब चीज़ें भी अभी लड़कों को तो क्या है, वो सेक्स कर लेते हैं, लड़कियों को कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है, कितना कुछ उनको सहना पड़ता है हर चीज़। उसके बाद उनको फॉर एग्जाम्पल उनको पीरियड्स है, और फिर भी लड़कियों को फिर भी कोई काम नहीं होता है, लेकिन लड़कियों को फिर भी ये होता है कि मतलब हम ये कर लेते हैं, अपने जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ कर लेते हैं। मतलब सैल्यूट है उन औरतों को जो घर भी संभालती हैं, जो बिजनेस भी संभालती हैं, जो अपना काम भी संभालती हैं, अपने पति को भी संभालती हैं। भाई लिटरली हेड्स ऑफ हर कि वो इतना सब कुछ मैनेज कर पाती हैं। इसके बाद है सेकंड पॉइंट हमारा, हैरेसमेंट रिलेटेड टू वर्क environment. The second type of refers to sexual harassment that is not linked to any privilege but that results in a hostile working environment. Sexual harassment is covered into the workplace when it is happens. सेक्शुअल हरेसमेंट कब होती है? जब आप वर्क पे हो, एट वर्क रिलेटेड इवेंट्स, आपको इवेंट पे गए हुए किसी के साथ, किसी एम्प्लॉय के साथ, किसी भी वर्कर्स के साथ वहाँ हो सकती है। बिटवीन पीपल शेयरिंग द सम वर्क प्लेस, आप 2 लोग या 3 लोग एक वर्क प्लेस को शेयर कर रहे हो, वहाँ पे आपके साथ सेक्शुअल हरेसमेंट हो सकती है। बिटवीन कलीग्स आउटसाइड ऑफ वर्क, आप कलीग्स के साथ कहीं भी वर्क के लिए बाहर गए हुए तो वहाँ पे भी आपके साथ हरेसमेंट हो सकती है। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया फंडामेंटल इश्यूज एंड जेंडर इश्यूज एट वर्क प्लेस। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आपको पता ही क्या करना है, कमेंट में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं डे 6 के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।